काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। मध्यकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में प्रारंभ हुआ, जो दीर्घकाल तक हिंदी काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही। मध्यकाल में कृष्ण भक्त कवियों ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अष्टछाप के कवियों सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और कृष्णदास ने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में ही लिखी। सूरदास की लिखी 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर का सबसे महत्वपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। सूरसागर का सबसे महत्वपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। नंददास ने भंवर गीत नामक काव्य ग्रंथ की रचना ब्रजभाषा में की। उनकी ब्रजभाषा की भांति उच्च कोटि ब्रजभाषा के सूर की भांति उच्च कोटि की है, इसलिए उनके संबंध में यह उक्ति है: और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। नंददास की भाषा में अनुप्रासिकता, काव्यात्मकता, चित्रोत्तमता एवं लाक्षणिकता भी उपलब्ध होती है। रसखान की 2 रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका ब्रजभाषा में ही उपलब्ध होती हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश ने हित 84 की रचना ब्रजभाषा में की। कृष्ण भक्त कवियों के अतिरिक्त संपूर्ण रीतिकाल में ब्रजभाषा का एक छत्र शासन रहा। बिहारी, घनानंद, केशव, मतीराम, सेनापति, ग्वाल, पद्माकर, देव, चिंतामणि जैसे सैकड़ों कवियों ने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं लिखी। बिहारी सतसई, घनानंद कवित्त, रामचंद्रिका जैसे ग्रंथ रीतिकाल में लिखे गए। घनानंद की ब्रजभाषा में लाक्षणिकता है, जबकि बिहारी सतसई की भाषा में गागर में सागर भरने की कला है। ब्रजभाषा का प्रयोग काव्य में आधुनिक काल के प्रथम चरण तक हुआ। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रमुख ब्रजभाषा कवि हैं। उनके अतिरिक्त जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक भी आधुनिक ब्रजभाषा का उत्तम ग्रंथ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को यह श्रेय है कि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार लगभग 700 वर्षों तक ब्रजभाषा काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित रही। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, पर अपनी साहित्यिक समृद्धि के कारण मध्यकाल में यह भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो गई थी। 16वीं सदी तक यह भाषा संपूर्ण मध्य देश की साहित्यिक भाषा बन गई थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्रजभाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी है। उनके अनुसार लगभग 800 ईस्वी से शुरू होकर 1200 से 1300 ईस्वी तक सौरसेनी अपभ्रंश भाषा, जो नागर अपभ्रंश भी कहलाने लगी, उत्तर भारत में एक विराट साहित्यिक भाषा के रूप में विराजित थी। ऐसा लगता है कि अपनी बेटी ब्रजभाषा में सौरसेनी अपभ्रंश को नवीन कलेवर मिला, नए आयु काल को उसने प्राप्त कर लिया। वस्तुतः प्राचीन ब्रजभाषा और सौरसेनी अपभ्रंश में भेद स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि हम उत्तरकालीन सौरसेनी अपभ्रंश की तुलना प्राचीन ब्रजभाषा से करें तो उनमें पूर्णतः समानता मिलती है। राहुल सांकृत्यायन तथा चंद्रधर सुरमा गुलेरी जी के विचार भी इस निर्णय की पुष्टि करते हैं। इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सौरसेनी प्राकृत से सौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ और इसी सौरसेनी अपभ्रंश की वंशज ब्रजभाषा है। इस निष्कर्ष का समर्थन ब्रजभाषा की उकार बहुलता तथा औकारांत प्रवृत्ति के द्वारा भी होता है। मूलतः ये प्रवृत्तियां सौरसेनी प्राकृत तथा सौरसेनी अपभ्रंश में विद्यमान है। रत्नाकर जी ने यह स्वीकार किया है कि सौरसेनी क्षेत्र की भाषाओं की विशेषता शब्दों का उकारांत होता है। उनके अनुसार पुल्लिंग संज्ञाओं, विशेषणों तथा कृदंतों के कर्ता तथा कर्म कारकों के एक वचन रूपों का उकारांत होना सौरसेनी क्षेत्र की मुख्य पहचान है। बिहारी रत्नाकर में बिहारी की भाषा को ब्रजभाषा उन्होंने इसी आधार पर स्वीकार किया है। ब्रजभाषा का चित्र भी परिवर्तित होता रहा है। मध्यकाल में इसकी सीमाएं काफ़ी विस्तृत हो गई थी और यह पूर्व में बंगाल, असम, पश्चिम में गुजरात और काठियावाड़, दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तर में पंजाब तक फैल गई थी। विस्तृत भूभाग में प्रयुक्त होते होते ब्रजभाषा में उन विशेष स्थानों की स्थानीय विशेषताएं आ गईं और वह सने सने अपना मूल रूप खोकर उन क्षेत्रों की एक बोली बन गई।
आधुनिक काल तक आते ब्रजभाषा का क्षेत्र पुनः संकुचित हो गया। अब यह मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, हरियाणा के गुड़गांव जिले का पूर्वी भाग और राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर का पूर्वी भाग तथा मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। ब्रजभाषा के प्रधान स्वरूप 3 हैं: पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। पूर्वी ब्रजभाषा का क्षेत्र मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली है। पश्चिमी अथवा केंद्रीय ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, बुलंदशहर में बोली जाती है और दक्षिणी ब्रजभाषा का क्षेत्र भरतपुर, करौली, धौलपुर, पश्चिमी ग्वालियर और पूर्वी जयपुर है। ब्रजभाषा का निम्न उपबोलियों या स्थानीय रूप हैं: गांववारी, धौलपुरी, भरतपुरी, जदोवाटी, सिकरवाड़ी, कठेरिया, डांगी, माथुरी। गांगवारी आगरा जिले के पूर्वी भाग में, धौलपुरी राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र में, भरतपुरी भरतपुर में, जदोवाटी जादवों के प्राधान्य के कारण इसे जदोपुरी कहते हैं। यह भरतपुर, करौली, ग्वालियर में बोली जाती है। सिकरवाड़ी, सिकरवाड़ राजपूतों का प्रधान ग्वालियर के उत्तर पूर्वी भाग में है, अतः इस क्षेत्र को सिकरवाड़ी कहते हैं। कठेरिया बदायूं में कठोर प्रदेश के आधार पर। डांगी डांग बंजर भूमि को कहते हैं। भरतपुर, करौली, जयपुर के कुछ भाग में डांगी बोली जाती है। माथुरी मथुरा की बोली को माथुरी कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ब्रजबोली बांग्ला भाषा का एक उपरूप है, जिसे भ्रमवश लोग ब्रजभाषा की एक बोली समझ लेते हैं। ब्रजभाषा का व्यापक काव्य भाषा के रूप में विकास। राहुल सांकृत्यायन ने ब्रजभाषा का काव्य का प्रारंभ सिद्ध साहित्य से स्वीकार किया है। 8वीं शताब्दी में सिद्ध सराहपा की भाषा में ब्रजभाषा के शब्द मिल जाते हैं। निम्न उदाहरण द्रष्टव्य हैं: जहिमण पवन न संचरई सर्व शशि णाह प्रवेश, तह पट वित्त विषाम करु सरह कही उवेश। इस दोहे के बहुत से शब्द स्पष्टतः ब्रजभाषा के हैं। उदाहरण के लिए मण, मन, पवन, पवनाह नाही, पवेश, प्रवेशवि साम, विश्राम। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ब्रजभाषा की प्रथम अवस्था जिसका प्रयोग इस दोहे में है और द्वितीय अवस्था में बहुत कम अंतर है। न का परिवर्तन न में हो जाता है तथा र का अभाव है। सरहपा ने दोहा चौपाई छंद अपनाया है। पहले पुरानी ब्रजभाषा में द्वित्व की प्रवृत्ति भी थी, जो इसने अपभ्रंश से ग्रहण की थी, पर बाद में कोमलता और मधुरता के आग्रह के कारण समाप्त हो गई। 11वीं-12वीं शताब्दी में प्रयुक्त ब्रजभाषा से इसके द्वितीय चरण का संकेत मिलता है। इस समय तक भाषा में द्वित्व वर्णों का प्रयोग अधिक होने लगा था, अनुनासिकता बढ़ गई थी और वह उकार बहुल हो गई थी। एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा: मुक्कई कूड़ तुलाई या चोरी मुक्की हुई, अहना वाणिज्य छाड़ियों दाणु न मग्गई हुई। देवसेन। 14वीं शती तक आते आते इसमें और परिवर्तन हुए, यह सरलता की ओर अग्रसर दिखाई पड़ती है। द्वित्व वर्णों का प्रयोग बहुत कम हो गया था और अ का उपयोग होने लगा था। निम्न उदाहरण से स्पष्ट है: सुर अरु सुरही परसमणि नहीं, विरेश समान औ अक्कल और कठिन तनु औ पशु औ पाषाण। प्राकृत पैंगलस। हेमचंद्र सूरि द्वारा रचित अपभ्रंश व्याकरण में दिए गए पद्य के उदाहरणों की भाषा को देखकर यह पता चलता है कि उस समय प्रयुक्त अपभ्रंश ब्रजभाषा के अत्यधिक निकट पहुंच चुकी थी। 15वीं शताब्दी के पहले अपभ्रंश ही व्यापक काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही। साहित्य की दृष्टि से केवल कबीर में ही ब्रजभाषा का यत्किंचित प्रयोग है। कबीर की भाषा को पूर्णतः ब्रजभाषा कहना अनुचित है। उसमें कई भाषाओं का मिश्रण है। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का विशुद्ध प्रयोग 16वीं शती के प्रारंभ से ही मिलता है। 1519 ईस्वी में गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा नित्य कीर्तन व्यवस्था के साथ ही ब्रजभाषा काव्य की रचनाएं अपने शुद्ध रूप में सामने आने लगी। अष्टछाप के कवियों सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंददास, चतुर्भुजदास, चिदस्वामी तथा गोविंद स्वामी ने ब्रजभाषा में कृष्ण की लीलाओं का गान किया, जिससे इस भाषा को लोकप्रियता एवं साहित्यिकता प्राप्त हुई। डॉक्टर ब्रजेशेखर वर्मा ने इस कथन की पुष्टि करते हुए लिखा है:
भाषा की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों से पहले ब्रजभाषा में रचना करने वाले किसी भी कवि का परिचय इतिहास नहीं देता। नामदेव की ब्रजभाषा परिवर्तित रूप से में हमारे सामने आती है, अतः अष्टछाप का प्रथम वर्ग ही ब्रजभाषा का अति आदि कवि वर्ग है और उसमें भी सबसे अधिक श्रेय सूर को है। सूरदास ने ब्रजभाषा का जो प्रांजल रूप अपने काव्य में प्रस्तुत किया है वह आचार्य शुक्ल के अनुसार किसी चलती हुई परंपरा का विकसित रूप है। सूरदास ने ब्रजभाषा का प्रौढ़ प्रयोग अपने काव्य में किया है। अचानक ही भाषा का इतना प्रौढ़ होना इस बात का संकेत करता है कि ब्रजभाषा का कोई रूप पहले से अवश्य रहा होगा, भले ही वह मौखिक ही क्यों ना हो। सूर ने ब्रजभाषा को इतना लोकप्रिय बना दिया कि तुलसी जैसे अवधि के सशक्त कवि को भी ब्रजभाषा में काव्य रचना करने के लिए विवश होना पड़ा। तुलसी ने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। 16वीं शती में नरोत्तम दास ने सुदामा चरित में तथा नाभादास ने भक्तमाल में सुंदर साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया। तदुपरांत केशवदास ने भी रामचंद्रिका, रसिक प्रिय, कवि प्रिय आदि कृतियां ब्रजभाषा में लिखी। इस समय तक आते आते ब्रजभाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। अतः केवल ब्रज क्षेत्र में ही नहीं अपितु ब्रज क्षेत्र के बाहर के कवियों ने भी काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा को अपना लिया। कृष्ण भक्त तो ब्रजभाषा में लिखा ही गया, पर इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर की गई कविता भी ब्रजभाषा में होने लगी। अपने माधुर्य, पदलालित्य एवं प्रांजलता के कारण यह लोकप्रिय काव्य भाषा के रूप में के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। अतः भक्तिकाल के उपरांत संपूर्ण रीतिकाल में भी ब्रजभाषा का एक छत्रराज रहा है। रीतिकालीन कवि बिहारी, घनानंद, रसखान, देव, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर तथा अन्य सैकड़ों कवि आचार्यों ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की। भाषा की दृष्टि से रीतिकालीन कवियों की भाषा भक्तिकालीन ब्रजभाषा की तुलना में सरस, मधुर और सुंदर कही जा सकती है। पद्माकर रचित एक छंद प्रस्तुत है। फागु की भीर अभीरन में गई, गोविंद लय गई भीतर गोरी, भाग करी मन को पद्माकर, ऊपर नाय अबीर कुछ छोरी, छीनी पितंबर कम्मर तेसु, विदा दई मोही कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काई, लला फिरी आइयो खेलन फोरी। पद्माकर। रीतिकाल में ब्रजभाषा का स्वरूप स्थिर हो जाना चाहिए था, पर यह न हो सका। परिणामतः भाषा में मनमाने प्रयोग होने लगे। व्याकरणिक अव्यवस्था के अभाव में कवियों ने भाषा के साथ खिलवाड़ की। उदाहरण के लिए करना क्रिया के भूतकाल के लिए उन्होंने छंद की आवश्यकता के अनुसार कियो, कीनो, करियो, करियो, किए शब्दों का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संबंध में लिखा है, इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है। रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रजभाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी। भक्तिकाल के प्रारंभ में ही ब्रजभाषा में कुछ अरबी फारसी के चलते शब्द आ गए थे। मुस्लिम साम्राज्य की दृढ़ता के साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, त्यों-त्यों कविगण भी उन्हें अधिकाधिक स्थान देने लगे। इस प्रकार शब्द समूह की दृष्टि से रीतिकालीन ब्रजभाषा में अरबी, फारसी, तुर्की के पर्याप्त शब्द आ गए हैं। इसका तात्पर्य यह न समझना चाहिए कि रीतिकाल के सभी कवियों ने अपनी काव्य भाषा में अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। भूषण की कविता में इस प्रकार के शब्द पर्याप्त हैं, पर घनानंद में नहीं है। भूषण और घनानंद की कविता का एक उदाहरण प्रस्तुत है। दारक की न दौर यह रार नहीं, खजुए की बांधी वो नहीं है, केंदो मीर सहावल को, बूढ़ती है दिल्ली सो संभारे, क्यों न दिल्लीपति, धक्का आनी लाग्यो शिवराज महाकाल को। भूषण। अति सूधो स्नेह को मार्गो है जहाँ, नेको सयानप बाक नहीं, तह सांचे चलें तजित अपनपो, झिझकै कपटी जय निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान, सुनो इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, लला मन लेहु पदेहु चटाक नहीं। घनानंद। वस्तुतः घनानंद शुद्ध ब्रजभाषा के आदर्श कवि माने जा सकते हैं। पद्माकर रीतिकालीन ब्रजभाषा के अंतिम कवि माने जा सकते हैं। उनकी भाषा में आधुनिक ब्रजभाषा के संकेत मिलने लगे थे, जैसे क्रियापद में से अत्य ह का लोप, उदाहरणार्थ कहा, का। आधुनिक काल में भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही भारतेंदु बाबू
हरिश्चंद्र, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न आदि आधुनिक काल के ब्रजभाषा के सशक्त कवि हैं। द्विवेदी युग में आकर कविता ने नई करवट बदली और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित कर दिया गया। अतः ब्रजभाषा की रचनाएं कम होती गईं। खड़ी बोली भले ही काव्य भाषा बन गई, पर ब्रजभाषा में हुई काव्य रचना अब भी कवि सम्मेलनों में सुनी जा सकती हैं। अपनी मधुरता के कारण यह भाषा सैकड़ों वर्षों तक काव्य भाषा के पद पर सुशोभित रही है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शौरसेनी अपभ्रंश से उद्भूत ब्रजभाषा धीरे धीरे मध्यकाल में आकर व्यापक काव्य भाषा बन गई और संपूर्ण हिंदी प्रवेश पर इसका एक छत्र शासन रहा। इसका माधुर्य, नाद सौंदर्य, पद लालित्य अनुपम है। हिंदी की कोई भी बोली इसकी तुलना में आज भी नहीं ठहरती। ब्रजभाषा में लगभग 600 वर्षों तक हिंदी काव्य पर एक छत्र शासन किया है। इसकी मधुरता ही इसकी प्रवणता है। ब्रज क्षेत्र के बाहर के कवियों ने इस माधुर्य के कारण ही इसे अपनाया था। आज भले ही खड़ी बोली में काव्य रचना हो रही हो, किंतु ब्रजभाषा के कवित्व सवैया कवि सम्मेलनों में अब भी आदर के साथ सुने जाते हैं और श्रोताओं को रस विभोर कर देते हैं।